ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे अपने ही अवचेतन, हमारे सबकॉन्शियस का एक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, समय का चश्मा। दूसरा, उपभोक्तावाद की जेल। तीसरा, विद्रोह के जरिए जागृति। चौथा, चरम सीमाओं का द्वंद्व। और पांचवा, ये समझना कि ये सब एक लक्षण है, कोई इलाज नहीं। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम कंज्यूमरिज्म की सुन कर देने वाली दुनिया से इंसान की चेतना तक का रास्ता तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। नंबर 1, समय का चश्मा और कैसे उम्र हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। आजकल हम मीडिया या कहानियों को कैसे कंज्यूम करते हैं? बिल्कुल जंक फूड की तरह, है ना? जल्दी जल्दी देखा और भूल गए। लेकिन कुछ गहरी कहानियां हमारे साथ ठहर जाती हैं। और मजे की बात देखिए, जब उम्र बढ़ती है ना, तो उनका मतलब भी बदल जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए। टीनेज में ये पूरी कहानी सिस्टम के खिलाफ एक बहुत ही आकर्षक, एक कूल सा विद्रोह लगती है। फिर जब हम अडल्ट होते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, तो यही कहानी बिल्कुल लापरवाही और बेवकूफ़ी लगने लगती है। और जिंदगी के बाद के सालों में तब जाकर असल बात समझ आती है। तब पता चलता है कि ये किसी अराजकता का जश्न नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी चेतावनी है। समय के साथ साथ हमारा अपना सब्जेक्टिव बायस कम हो जाता है और डायरेक्टर का असली मकसद बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, उपभोक्तावाद की जेल, यानी आधुनिक जीवन की वो अदृश्य जंजीरें जो हमें दिखाई नहीं देती। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मुख्य किरदार एक भयंकर थकान में फंसा हुआ है। एक ऐसी जिंदगी जहां आज़ादी तो चाहिए, लेकिन सच कहें तो गुलामी की लत लग चुकी है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक तरफ है वो जो इंसान को लगता है कि उसे महसूस करना चाहिए, जैसा कि विज्ञापन हमें बताते हैं, और दूसरी तरफ है वो जो इंसान असल में अंदर से महसूस कर रहा है। पूरी जिंदगी हमें यही तो समझाया जाता है ना कि कोई नया महंगा फर्नीचर ले लो या ब्रांडेड कपड़े पहन लो तो हम कंप्लीट फील करेंगे। लेकिन हकीकत में ये खुद को पूरा करने की कोशिश सिर्फ एक बहुत ही थका देने वाला चक्र है। इस बहुत ही पावरफुल कोट पर जरा गौर कीजिए। जिन चीजों के हम मालिक होते हैं वो अंत में हमारी ही मालिक बन जाती हैं। लिटरली यही कंज्यूमर इकोनॉमी का सबसे बड़ा जाल है। होता क्या है, हम सामान इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं इससे शांति मिलेगी, कुछ पल का भ्रम होता भी है, लेकिन फिर वही चीजें हमारी अदृश्य जंजीरें बन जाती हैं। एक नई एंग्जाइटी शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने ही खरीदे हुए सामान की पूरी तरह से गुलाम बन गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ। नंबर 3, विद्रोह के जरिए जागृति, यानी अपनी अचेतन अवस्था को पूरी तरह से तोड़ देना। और ठीक यहीं पर जन्म होता है टाइलर डर्डन का। सच कहूं तो वो कोई बाहर से आया हुआ इंसान नहीं है, वो तो अवचेतन मन के उस बहुत गहरे द्वंद्व, उस घुटन से पैदा हुआ है, जब इंसान को दोबारा जिंदा महसूस करने की एक हताश, एक डेस्परेट जरूरत महसूस होती है। ये नया व्यक्तित्व क्या है? ये समाज के दिखावे, लोग क्या कहेंगे वाले डर और सबसे जरूरी अपने ही अहंकार से पूरी तरह आजाद होने का प्रतीक है। जब दुनिया का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, तब इंसान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण को, इस मोमेंट को पूरी शिद्दत से जीने पर आ जाता है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक जा सकते हैं। इन अलग अलग दार्शनिक तरीकों की तुलना करना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, ज़ेन या बुद्ध का तरीका माइंडफुलनेस का है, जहां अपनी सांस पर ध्यान देकर हम खुद को वर्तमान में लाते हैं। फिर ओशो का तरीका है अचानक से एक शॉक देकर जागरूकता लाना, बिल्कुल चेहरे पर एकदम से ठंडा पानी मारने जैसा। और टाइलर डर्डन का तरीका, वो एक हिंसक जागृति है, ठीक चेहरे पर पड़े एक जोरदार मुक्के की तरह। तो बात यह है कि तरीके भले ही बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हों, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल एक ही है, इंसान को भविष्य की चिंताओं से मुक्त करना और हिंसक रूप से खींचकर आज में, अभी में लाकर खड़ा कर देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जागने के लिए विनाश और हिंसा ही इकलौता रास्ता है? बिल्कुल नहीं। शांति और वर्तमान में रहने की जरूरत को हम बिना किसी तोड़ फोड़ के भी पा सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस जैसी विचारधाराएं हमें बताती हैं। वो माइंडफुल अवेयरनेस के जरिए इसी प्रेजेंट मोमेंट और मन की शांति को पाने का एक बहुत ही सस्टेनेबल, एक बहुत ही टिकाऊ और शांत विकल्प देती हैं। कहने का मतलब है, इसके लिए खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पहुंचते हैं हमारे चौथे हिस्से पर। नंबर 4,
चरम सीमाओं का द्वंद्व, यानी कट्टर विरोध का वो अंतहीन चक्र। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया रूप लेता है। क्या होता है जब यह हिंसक विद्रोह अपनी सारी हदें पार कर लेता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद एक नई प्रॉब्लम बन जाता है। बाईं तरफ देखिए, कंज्यूमर इकोनॉमी है, एक ऐसी मशीन जो बिना सोचे समझे बस काम कर रही है। और दाईं तरफ क्या है? प्रोजेक्ट मैहम, एक ऐसी अराजक भीड़ जो वो भी बिना सोचे समझे बस चल रही है। तो नतीजा क्या निकला? अत्यधिक उपभोक्तावाद से भागकर अत्यधिक विद्रोह की तरफ जाने का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इंसान की अपनी पहचान का पूरी तरह से खो जाना। व्यक्ति घूम फिरकर वापस एक बड़ी सी मशीन का पुर्जा ही बन गया है, बस उस मशीन का नाम बदल गया है। मानव चेतना का ये जो द्वंद्व है ना, ये वाकई बड़ा अजीब है। दो बिल्कुल विपरीत एक्सट्रीम्स अक्सर ही की बेसिक नेचर शेयर करते हैं। सोच के देखिए, 15 मिनट की वो कड़ी आर्मी ट्रेनिंग हो या फिर 15 मिनट का बिल्कुल गहरा ध्यान, दोनों में ही समय इतना धीमा लगता है जैसे कट ही नहीं रहा हो। अंधी आस्तिकता हो या अंधी नास्तिकता, दोनों का स्वभाव एक जैसा ही कठोर और जिद्दी होता है। और गहरी मोहब्बत हो या भयंकर नफरत, दोनों को ही छोड़ पाना इंसान के लिए बराबर मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कट्टर बदलाव अक्सर इंसान को गोल घुमाते हैं और लाके ठीक उसी शुरुआती बिंदु पर खड़ा कर देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही ना कि गुलामी के कुएं से निकलकर अगर आप अराजकता के कुएं में गिर गए तो वो कोई समाधान तो नहीं हुआ। एक कंज्यूमर सिस्टम को हटाकर उसकी जगह एक क्योटिक सिस्टम ले आने से मूल बीमारी का इलाज नहीं हुआ दोस्तों। इससे सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लक्षण बदल गए। अंदर की वो बेचैनी, वो भाग दौड़ और नींद न आने की समस्या, वो तो वैसी की वैसी ही रही। और बस यही बात हमें हमारे अंतिम और 5वें भाग तक लाती है। नंबर 5, एक लक्षण न कि इलाज, यानी हमारी टूटी हुई आत्मा का निदान। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, अब हम उस आखिरी सच तक पहुंच चुके हैं कि ये पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी हमारी आज के लाइफ के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, टाइलर डर्डन असल में आधुनिक जीवन की उस बहुत गहरी एग्जिस्टेंशियल थकान का एक डायग्नोसिस है। वो कोई मसीहा नहीं है, ना ही कोई क्रांतिकारी समाधान है। वो तो बस हमारे टूटे हुए अवचेतन मन का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। हमारी खुद की चेतना हमें पूरी तरह से सुन्न और रोबोटिक हो जाने से बचाने के लिए खुद से ही एक हताश लड़ाई लड़ रही है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देता है। क्या आज के मॉडर्न लाइफ में होने वाले ये उग्र और कट्टर विद्रोह, क्या ये सच में कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, या फिर ये उसी पुरानी अंदरूनी थकान के बस कुछ नए लक्षण भर हैं? ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपने खुद के भीतर झांकें और हमारे अपने अंदर बैठे उस टाइलर डर्डन को पहचानें। इसी गहरे विचार के साथ हमारी ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।